नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और सही जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 7 है ना। और हम लोग जो है वो नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। किन्होंने दिया है इसे? सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लेकिन इसके बारे में जो सबसे पहले अध्ययन जो प्रारंभ किया था वो जीन पियाजे ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेओ वाइगोस्की के बारे में जाना। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में जाना। जीन पियाजे ने चिंतन को महत्वपूर्ण माना था, आप सभी को पता है। ठीक है, और लेव वाइगोस्की ने जो है वो भाषा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दोनों के बीच जो मतभेद है, जो आलोचनाएं हैं, है ना, उन सब चीजों को जो है हम लोगों ने जाना। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनती कैसे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोग जो है वो पिछला वीडियो देख के जरूर आना। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। इन्होंने जो है वो आयु अवस्था के अकॉर्डिंग, है ना, जो है बच्चों की जो नैतिक विकास होता है ना, किस प्रकार से होता है, उसके जो चरण क्या होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इनके जो सिद्धांत है वो इनके बहुत सारे जो अपने जो चेले रहते हैं ना, या फिर जो स्टूडेंट रहते हैं, उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उसी प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया। इनकी जो एक असिस्टेंट थी, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने, इसकी जो असिस्टेंट थी ना, इन्होंने इनके ऊपर आलोचना की और जीन पियाजे के जो सिद्धांत थे उसके ऊपर ही आलोचना की थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है नैतिक विकास और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चोरी और सही गलत, है ना, सही गलत के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, और स्टडी को। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो होता क्या है ना, कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक का सिद्धांत, है ना, नैतिकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नैतिकता, है ना, देखते हैं यहाँ पे नैतिकता, मोरालिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। जब बच्चा अपने सामाजिक परिवेश, है ना, परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कैसे, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे हिंज की स्टोरी, यहाँ पे हिंज की स्टोरी दिया है ना। ये तो आप लोगों का जो है वो हिंज का स्टोरी हो गया। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपके घर में होगा या समाज में ये जो प्रकरण है बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, है ना, कि अगर कोई लड़का, है ना, लड़की से प्यार करती है, प्यार तो लोग आसानी से कर लेते हैं, है ना, लेकिन जब निभाने की बात आएगी तब, है ना, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना, या फिर लड़की जब लड़के के बारे में बताता है, जैसे कि आप लोगों ने धड़कन मूवी देखे होंगे, है ना, अंजलि और देव का कहानी तो आप लोग जानते होंगे, है ना। अंजलि जो है वो देव से प्यार करती थी, तो उसे अपने घर बुलाई अपने पापा से मिलने के लिए, है ना। फिर उसके पापा जो हैसियत क्या है आपकी, ऐसा वैसा करके क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है वो अंजलि के ऊपर दबाव डालते, या तो तुम अपने प्यार को चुनो, है ना, या तो तुम अपने प्यार को चुनो, या फिर तुम अपने परिवार को चुनो। और उसके पिताजी कहते हैं, मैं जिससे शादी करने के लिए कहूंगा उसे तुम से ही शादी करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ही तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ये कौन कहते हैं? उसके पिता। तो यहाँ पे एक होता है आपका नैतिक द्विधा, है ना, मोरल डिलेमा, और एक होता है आपका नैतिक तर्कना, है ना। नैतिक द्विधा में धर्म संकट जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, धर्म संकट जिसे बोलते हैं। नैतिक द्विधा में तो पड़ गई कि मैं अपने प्यार को चुनूं या अपने परिवार को चुनूं, मेरे पापा जिससे कह रहे हैं मैं उससे शादी करूं या किससे मैं शादी करूं, है ना। तो नैतिक तर्कना क्या है? नैतिक तर्कना स्पष्ट और सरल शब्दों में आप लोगों को सरल तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। नैतिक तर्कना है निर्णय लेना, है ना, प्यार को चुनेगी या तो अपने परिवार को चुनेगी, है ना। अब दोनों में से कोई एक को चुन लेता है, उसे हम लोग नैतिक तर्कना कहते हैं। ये थी थोड़ा सा जो है छोटा सा उदाहरण में आप लोगों को, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हिंज की कहानी। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। इससे जो रिलेटेड है ना, क्वेश्चन आप लोगों को बनते हुए दिखेगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होगा, है ना, ये हिंज है ना।
और ये यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल में है, ठीक है? हॉस्पिटल में उसकी जो वाइफ है ना, वो एडमिट है, ठीक है? और लेकिन हिंज के पास उसकी वाइफ के इलाज करने के लिए वहाँ पे जो है वो पैसे नहीं है ना? दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में तो है लेकिन दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अब आप लोग बताओ, है ना? आप लोग बताओ कि हिंज जो है वो दवाई खरीदने के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा दवाई की, है ना? या दवाई नहीं खरीदेगा, ठीक है? और अगर, है ना? और अगर हिंज ने चोरी किया, ठीक है? हिंज ने अगर चोरी किया तो उसकी वाइफ को बुरा लगेगा, है ना? और हिंज चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगा, ठीक है? तो आप लोग खुद यहाँ पे सोच के देखो, है ना? कि हिंज करेगा क्या? अब यहाँ पे जो है वो हिंज जो है वो नैतिक दुविधा में पड़ गया, है नहीं? हिंज जो है नैतिक दुविधा में पड़ गया, ठीक है? यहाँ पे जो है हिंज जो है नैतिक दुविधा में पड़ गया। तो आप लोग जो बताओ, हिंज जो है डिसीजन क्या लेगा? क्योंकि उसके पास तो दवाई खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर वो दवाई नहीं खरीदा, डॉक्टर के पास सही समय पे दवाई जो है वो नहीं लेके जाएगा, जहाँ पे इलाज चल रहा है, तो उसकी बीवी तो मर जाएगी, ठीक है? उसकी बीवी तो मर जाएगी। ये जो है आप लोग छोटे बच्चों से पूछना, तो वो लोग डायरेक्ट कहेंगे, नहीं हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए। उम्र मैं बता देता हूँ आप लोगों को 3 से 6, 7-8 साल, है ना? और 9, इन सभी चीज़ों बच्चों को आप लोगों को पूछना, इस उम्र के बच्चों को, तो उन लोग बोलेंगे क्योंकि उन लोग को सिखाया गया है चोरी करना गलत बात है। क्या है? चोरी करना गलत बात है, ठीक है? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको नैतिक तर्क का ना जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, है ना? सही गलत के बारे में, तो सही गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं, है ना? सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे मैंने कहा चोरी करना है कि चोरी नहीं करना है। अब माइंड में उसमें नैतिक दुविधा तो चल ही रहा है, धर्म संकट में ही। लेकिन, है ना? हिंज ने चोरी को चुना क्योंकि उसे पता है ना? हिंज को पता है अगर मैं दवाई लेके नहीं गया, ठीक है? अगर मैं दवाई लेके नहीं गया तो मेरी बीवी मर जाएगी, भले ही मैं जेल चला जाऊँ, ठीक है? हाँ, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हिंज के जगह होते तो आप क्या करते दोस्तों? ठीक है, तो चलिए मजेदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो प्रकरण है आप लोगों को ये छोटा-सा यहाँ पे नाटक है, मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए, ठीक है ना? कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। पहला है आपका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इंग्लिश में याद रखना प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना? प्री कन्वेंशनल स्टेज, इंग्लिश में आप लोग याद रखना इस टॉपिक को, है ना? ये जो उम्र है 4 से 10 वर्ष के बीच में है दोस्तों, याद रखना। प्री प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है, आपका उम्र सीमा क्या है इसमें? 4 से 10 वर्ष, है ना? तो इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। हम लोग उसे जो सिखाएंगे वो सीख जाते हैं, वो उसी चीजों को बोलेंगे, ठीक है? इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मान को अनुसार, बच्चा ये गलत है इसको मत करना, हाँ पापा, हाँ चाचा, हाँ भैया मैं नहीं करूंगी, ठीक है? इसमें उनकी खुद की जो सोच है वो यहाँ पे नहीं होती। कौन सा स्टेज में? प्री कन्वेंशनल स्टेज, उम्र क्या है? 4 से 10 वर्ष में, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है ना? पहला है यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्त, याद रखना दोस्तों, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट। तो टॉपिक को अच्छे से समझना आप लोग, मैं बहुत अच्छे सरल तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जो उनकी नैतिकता होती है ना, तो सजा और आज्ञा, जैसे कि आप लोग जो है उनको चॉकलेट देना, बेटा तो तुम्हें मैं ये अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या दूंगी, ठीक है? तो वो बच्चा जो है ना उसके अनुसार वो काम करने लगता है, वो अपना दिमाग नहीं लगा कि ये सही है कि गलत है ना? ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जब ही ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, सीधी सी बात है ना? अगर आप लोग किसी बच्चे को पूछोगे और उसे पता है कि हाँ चोरी करने से तो चोरी करना तो पाप है, क्योंकि बचपन से उसे वही सिखाया जा रहा है चोरी करना तो पाप है, वो खुद से सोच रहा है क्या? नहीं, वो उसके अंदर जो नैतिक जो भावना है वो उसका विकास है क्या? नहीं, उसे ये नहीं पता कि उसकी बीवी मर जाएगी, उसके बारे में वो सोच रही है क्या? नहीं, चोरी करना तो पाप है, ठीक है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता
ठीक है? इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, ये याद रखना। ठीक है? बच्चे में जो बदले की जो भावना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुमसे लड़ाई करूँगा, ठीक है? ये उन लोग बच्चे बोलते हैं यहाँ पे। समझ पाएँगे क्या? नहीं। एक बच्चे ने दूसरे को पेंसिल तोड़ी, तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ देगा। देखना आप लोग स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को या अपने आस-पास देखना, उसको मारेगा तो वो भी उसको मारने लग जाता है, ठीक है? उसके किसी कागज़ को पेज को फाड़ेगा तो वो भी उसके कॉपी के पेज को फाड़ने लग जाता है। तुम मेरे साथ जैसा करोगे, मैं वैसा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो अच्छा करेगा, और बुरा व्यवहार करेगा वहाँ पे तो वो बुरा ही करने लग जाता है। ये बच्चों की जो आदतन जो हमें देखने को मिलता है ना, आस-पास की चीज़ों को कोरिलेट करके हम लोग आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट की ओर, है ना? यहाँ पे हमारा सेकंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, है ना? कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष की उम्र, ये याद रखना। कन्वेंशनल स्टेज रूढ़िगत नैतिकता का स्टेज 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, ठीक है? तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सही गलत का निर्णय करता है दोस्तों, 10 से 13 वर्ष के बीच में। जैसे कि आप लोगों ने उन्हें बताया होगा कि बेटा ये गलत है, ये अब जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो गया, बेटा रेड लाइट है, क्रॉस मत करना। उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है रेड लाइट है तो क्रॉस नहीं करना, ग्रीन लाइट होगा तभी जो है रोड को क्रॉस करना, ठीक है? तो बच्चा जो है वो रेड लाइट देखती नहीं, और दूसरों को भी वो बोलेगा नहीं रेड लाइट है तो जो है ट्रैफिक नियम को नहीं तोड़ना है, ट्रैफिक जो नियम है उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आएगा कि इस स्टेज में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे को भी 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? देखते हैं कैसे। एक अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, एक अच्छा लड़का या लड़की, है ना? दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, ठीक है? अर्थ करता है वो बच्चा, ठीक है? कि मुझे, हाँ, मैं अच्छा व्यवहार करूँगा और अच्छा-अच्छा पढ़ाई करूँगा, नंबर अच्छे लाऊँगा तो मुझे भी इनाम मिलेगा। है ना? बच्चों में जो है वो एक भाव उत्पन्न होता है, दूसरों को देखकर वो प्रेरित होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड, है ना? मैंने कानून व्यवस्था के बारे में बताया था। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उसके मन में जो है हम लोगों ने एक इमेज बनाया है वहाँ पे, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है बच्चों, है ना? एक्सीडेंट हो जाता है ना? फिर जो है डेथ हो जाता है तो रेड लाइट आप लोग जंप नहीं करना। इस अवस्था में 10 से 13 वर्ष जो उनको सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नैतिक विकास उनके अंदर हुआ रहता है 10 से 13 वर्ष। वो खुद की जो धारणा होती है ना, खुद की जो निर्णय होता है वो वहां पे नहीं लेता, उसमें क्या सही क्या गलत वो सामने वाले के अकॉर्डिंग रहता है वहां पे, ठीक है? अच्छा लड़का लड़की इससे जो है क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जो कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्त इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बनता है, याद रखना अवस्थाओं के अकॉर्डिंग, है ना? और हिंज की जो स्टोरी है ना उससे भी जो है दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग जो है आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की ओर, ठीक है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर, कितने 13 वर्ष से ऊपर। अब जो है देखते हैं यहाँ पे, है ना? इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, कि क्या सही और क्या गलत। इसकी दो अवस्थाएं हैं, है ना? इसकी दो अवस्थाएं हैं, है ना? समाज जो हमें सिखाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय नहीं लेते, है ना? वो बच्चा परिस्थिति को जांचेगा, है ना? दोनों पक्षों की निर्णय को सुनेगा या खुद से देखेगा, अंदाजा लगाएगा, अपनी समझ और अपने बौद्धिक कौशल के अनुसार वो निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अपनी परिस्थिति को देखना स्टार्ट कर देता है, वो किस परिस्थिति में है, यहाँ पे जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा उस हिसाब से, है ना, उसके लिए सही क्या है वो निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला, है ना? जैसे कि आप लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में बहुत ज्यादा देखा होगा, ठीक है? यहाँ पे भगत सिंह है ना? युवाओं की, युवा दिलों की धड़कन, है ना? और सभी युवाओं के ये प्रेरणा स्रोत है, कौन? हमारे भगत सिंह, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, है ना?
यहाँ पे सामाजिक उन्मुखता देखते हैं कि जो अंग्रेज के जमाने में जितने नियम थे, है ना, जो भारतीयों पर उनका जो दबदबा था, गलत व्यवहार था, है ना, जो है यहाँ पे कुछ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, संविधान संशोधन में जो इम्पोर्टेंट नहीं था, उन सभी चीजों को हटा दिया गया, है ना? उन सब क्योंकि वो भारतीयों क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, कुछ जो नियम थे, है ना? उन सभी चीजों को यहाँ पे हटा दिया गया। क्योंकि वो जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड, जो भारत में रहने वाले लोगों के हित में नहीं था, इस कारण से खुद से निर्णय वहां पे लिया गया, खुद के समझ, है ना, बौद्धिक विकास के जरिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, है ना? अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस को, ठीक है? हॉस्पिटल में, शहरों में देखना, एम्बुलेंस से अगर कोई गाड़ी जा रही है, उसमें पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है कोई, ठीक है? रेड लाइट है, तो वो जो है वो रेड लाइट में नहीं रुकता। एम्बुलेंस जो है रेड लाइट में नहीं रुकता, उसको अथॉरिटी मिला हुआ है, ठीक है? आप भी अगर पेशेंट हो या किसी पेशेंट को ले जा रहे हो, है ना, ये देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट है क्या उस जगह में, रेड लाइट को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है क्या, है ना, ये देखा जाता है। उसके अनुसार निर्णय लिया आपने, बीमार व्यक्ति है, अगर मैं रेड लाइट में वहां पे रुकूंगा, है ना, तो जो है समय व्यर्थ होगा, उसकी जान भी जा सकती है, तो मुझे ये रेड लाइट क्रॉस करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे तरीकों से समझेंगे, नए नए तरीके से, और आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए नहीं, अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। याद रखना, हमारे प्रेरणा स्रोत, है ना, सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे भगत सिंह, ठीक है, इन्होंने 22 या 23 साल के उम्र में ही, है ना, फांसी पर चढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। ठीक है, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो सलाम है, जय हिंद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना इनके ही स्टूडेंट, है ना, शिष्य कैरोल गिलिगन ने की थी, है ना। अब ये जो है वो एक जो है महिला है, ठीक है, ये जो है महिला है ना। और जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो सभी जो पुरुषों के अध्ययन के अकॉर्डिंग था, है ना, पुरुषों के जो विकास है, जो बौद्धिक विकास है उसके अकॉर्डिंग है ना। इन्होंने कहा कैरोल कैरोल गिलिगन ने कि आप जो है वो सिर्फ पुरुषों के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, नैतिकता सिद्धांत, महिलाएं क्या सोचते हैं ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट ही नहीं दे रहे हो, है ना। कि कैरल गिलिगन का वहां पे क्वेश्चन था, उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी, है ना। ये कहती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ महिलाओं पे कर रहे हो, उसके आधार पर आप नैतिकता का जो सिद्धांत है उसको आप लोग बना रहे हो, इसमें महिलाओं की क्या सोच है। ठीक है, देखते हैं क्यों ऐसा कहा उन्होंने, है ना। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय, जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल, केयर है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके घर में कोई चोर आ गया, है ना, आपके घर में कोई चोर आ गया, है ना, आप लोग चोर है तू, है ना, चोर है, मारूंगा मैं तो, अच्छा से कूटोगे, है ना, उसको अच्छे से कूटोगे, अच्छे से मारोगे। ठीक है, लेकिन आपकी जो बीवी होगी वो नहीं 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 हो गया, रहने दो, ठीक है, छोड़ दो उसे, है ना, पुलिस के हवाले कर दो। नहीं तो वो बोलेगी छोड़ दो उसे, जाने दो, है ना, हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना, उसको भी जीने दो, ज्यादा मत मारो। लेकिन पुरुष जो वहां पे रहेगा, नहीं मैं इसको कूटूंगा ही, ये मेरे घर में कैसे आ सकता है, मेरे घर में चोरी कैसे कर सकता है ये इंसान। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो केयर पर्सपेक्टिव से सोचेगी। इसी के अकॉर्डिंग जस्ट उल्टा भी होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लड़कियां क्या करेंगी यहाँ पे, उसे मारेंगी, है ना, कि चोर को ऐसी छोड़ देगी, ठीक है, कि उसे आसानी से जाने देगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लड़के हो या लड़की हो, दोनों बताना कि आप लोग क्या करोगे यहाँ पे,
है ना? जस्टिस से देखोगे कि केयर की भावना से देखोगे, ये कितना सही है और कितना गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, है ना? मोरल रीजनिंग में जो कल्चर है ना, डिफरेंसेस को, कल्चर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है, नहीं दी इसमें। ये किसने कहा? कैरोल गिलिगन ने, है ना? जो कौन थी कैरोल गिलिगन? कौन थी? कोहलबर्ग के शिष्य थी, ठीक है। आलोचना की थी, याद रखना, आलोचना किसने की थी? कैरोल गिलिगन ने। याद रखना आप लोग दोस्तों, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों को। तो ये जो टॉपिक है उसको आप लोग अच्छे से समझ जाना और बार बार वीडियो को देखना, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो नैतिकता का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया कि मैं सही करूं कि गलत करूं, है ना? ये दोनों हम लोगों के माइंड में चलता रहता है और किसी एक निर्णय को जब चुन लिया जाता है, नैतिक तरकना कहलाता है वो, है ना? ये अकॉर्डिंग टू किसके ऊपर? मेंस, मेल के अकॉर्डिंग है। अगर आप हिंज की जगह होती गर्ल्स, मुझे बताना कि आप क्या करते, है ना? और बॉयज बताना कि आप क्या करते, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैं यहाँ पे पहले से लिखा था, जो मोरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है, सबसे पहले प्याजे ने इसके ऊपर विचार किया, है ना? उसके बाद वो चिंतन की ओर चले गए, है ना? उसको छोड़ दिए। फिर जो है, और उन्होंने क्या बताया? अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चिंतन भी, जो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है, अधिगम होता है। और कोहलबर्ग ने भी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग नैतिक विकास को समझाया, है ना? संज्ञानात्मक विकास समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? भाषा और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? इन सब चीजों का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, सीटेट में हो या सीजीटेट में हो या शिक्षक भर्ती में। ये जितने भी साइंटिस्ट में आप लोगों को जो मनोवैज्ञानिक पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना? और जो कैरोल जो गिलिगन थी, जो शिष्य थी किनके? कोहलबर्ग की, वो कोहलबर्ग की आलोचना तो की, है ना? वो जो जीन प्याजे के जो चिंतन का जो सिद्धांत है ना, उनके ऊपर भी, उनके जो टॉपिक है उनके ऊपर भी उन्होंने आलोचना की थी। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तीसरा है उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। चौथा है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा जस्ट, है ना? मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ स्लाइड को, ठीक है। ये इस स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना? ये हिंज की कहानी है। नेक्स्ट स्लाइड ये, ठीक है। ये हो गया आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग के 3 लेवल है ना? प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद आपका हो गया कन्वेंशनल स्टेज, है ना? उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोग जो आंसर तो ढूंढ लिए होंगे, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। 3 लेवल, 6 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, किस कारण से किया? देखते हैं यहाँ पे। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, है ना? नारीवादी दृष्टिकोण से, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, है ना? तो आप लोगों ने देखा कि जो जो है कोहलबर्ग जो है वो सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो, है ना, प्रैक्टिकल करते थे, है ना? वहां पे उनके ऊपर रिसर्च करते थे, है ना? उनके अध्ययन के ऊपर रिसर्च करते थे, ठीक है। लेकिन महिलाओं के ऊपर वो अध्ययन नहीं करते थे, उनकी सोच क्या है ना? उनको जानने की कोशिश नहीं करते थे। जो कोहलबर्ग जो है वो किसके ऊपर ज्यादा प्राथमिकता देते थे? मेल कैंडिडेट की ओर। उन्होंने नारी को यहाँ पे नारी दृष्टिकोण से सोचा क्या? नहीं, वो सिर्फ जो है वो पूरी पुरुष जो दृष्टिकोण होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा, है ना? उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो नैतिकवाद का सिद्धांत उन्होंने यहाँ पे प्रस्तावित किया, ठीक है। तो
नारीवादी दृष्टिकोण, यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ना वो यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए व्याख्या ला दिया हूं, आप लोग इसे पढ़ जरूर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है, व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। ठीक है, ये याद रखना। देखते हैं, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। ठीक है, यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। याद रखना, हम लोग पढ़े थे अच्छा लड़का अच्छा लड़की, जिसमें वो खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को अच्छा बताने के लिए काम करते हैं। हम मुझको इनाम मिलेगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी। ठीक है, ये काम करूंगा तो मुझे प्रशंसा मिलेगी। ठीक है, ये सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे सम्मान, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। देखते हैं यहाँ पे, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ठीक है, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता। देखो, अवस्था के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सब कुछ बताया। हम लोगों ने देखा कि जो सांस्कृतिक कारकों और जो लिंग भेद है ना, जो लिंग भेद मतलब आप लोग देख सकते हो कि नारी और नर, है ना, महिला और पुरुष, लिंग भेद हो गया, है ना। इन सभी चीजों में उन्होंने भेदभाव किया। किसने किया? कोहलबर्ग ने। आलोचना कौन की फिर इसकी? खुद की इनकी शिष्या ने, कैरोल ग्लीगन ने, है ना, खुद की इनके शिष्य ने। तो ये तो हम लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गया, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों? देख लेते, पढ़ लेते यहाँ पे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इन इन आधार पर की गई। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, है ना, पारंपरिक स्तर, अमूर्त पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार, यहाँ पे वो देखो, नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला, है ना, सबसे पहला पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, सबसे पहला, है ना। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा लाभ इनाम के लिए कार्य करता है। ठीक है, बच्चा लाभ और इनाम के लिए यहाँ पे कार्य करता है, क्योंकि उसको सिखाया ही यही जाता है कि बच्चे, तुम अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हारे लिए मैं साइकिल खरीद दूंगा। ठीक है, तुम सीटेट पास कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये खरीद दूंगा, तुम नौकरी में लग जाओगे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, है नहीं। इसी प्रकार से उन लोगों को सिखाया जाता है, इस कारण से इन्हीं चीजों को इसमें बताया गया है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? पहला ऑप्शन है आपका परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स, है ना। तो ऑप्शन ए होगा सही, परिकल्पित स्थितियां। ठीक है, परिकल्पित स्थितियां, यहाँ पे जो है जो है कहानी बताकर एक स्थिति उत्पन्न करते हैं, उनमें से सही और गलत को आप लोग बताओ। उसके अकॉर्डिंग वहां पे निर्णयों के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए तर्क का सहारा लेना, परिकल्पित स्थितियां। ठीक है, तर्क का यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा की गई। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन है, बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है सी टेट में, सीजी टेट हो गया या शिक्षक भर्ती में आप लोगों को पूछा ही जाएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई,
वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। तो यहाँ पे आप लोग जैसी लिंग भिन्नताओं को देखोगे आंसर में टिक लगा देना, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग आलोचना है, कैरल गिलिगन ने किया, सीधी सी आंसर है, ठीक है। ट्रिक पता चल गया ना आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक किशोर विचार करता है, हिंज की कहानी मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है ना। वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य दे पाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, है ना। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, है ना। दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है। सार्वभौम, तो हमारा जो ऑप्शन जो 4 होगा ना वही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, है ना। कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। याद रखना वो खुद से निर्णय और खुद की एक नैतिक विकास वहां पे करता है। वो परिस्थिति को लेकर, सामने वाले की इंपॉर्टेंस को लेकर वो अपना निर्णय यहाँ पे लेता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे वो भी नए और मजेदार तरीके से आप लोगों के साथ मिलूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और इसका आंसर जो आप लोगों ने अभी दिया है ना कि हिंज की कहानी के ऊपर, ठीक है। तो हिंज की जो कहानी है उसमें आपका क्या विचार है, आप हिंज के जगह होते, चाहे लड़का या लड़की, आप लोगों में दोनों वीडियो देख रहे होगे, तो उसके जगह आप क्या करते, है ना। कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना और मुझे आंसर जरूर बताना, आप चोरी करते कि चोरी नहीं करते दोस्तों, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।